Good morning, students. Today we will start the mole concept part 7. देखो बच्चों, अपने मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो है एक यूनिट और रह गई थी, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज नोन एज मास परसेंट. मास परसेंट क्या होता है? मास परसेंट द मीन्स ऑफ मास परसेंट, द मीन्स ऑफ mass percent is that number of the amount of solute present in 100 gram of solution. 100 gram of solution, that is known as mass percent W by W. देखो बच्चों, मैंने इसमें W by W क्यों लिखा है? W by W मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही जो है वेट वाली यूनिट में 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 100 जो है मास अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना, इन ग्राम. ठीक है, सोल्यूट का अमाउंट भी ग्राम में है और सॉल्यूशन भी हमारा किसमें? ग्राम में. मतलब दोनों यूनिट जो है वो हमारा किसमें? डब्लू में, वेट वाली यूनिट में है, इसलिए इसको हम डब्लू बाई डब्लू बोलते हैं. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मास परसेंट डब्लू बाई डब्लू बराबर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन amount of solution in gram into 100. तो ये हमारा मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया. ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से तो लिख सकते हैं, मास परसेंट W बाई W बराबर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और प्लस इनटू 100, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन होता है वो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है. इसलिए मैंने सॉल्यूशन को थोड़ा ओपन करके यहाँ पे लिख दिया है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 100. तो दैट इज द मास परसेंट W by W. दैट फॉर्मूला इज द मास परसेंट ऑफ द परसेंट W by W का हमारे पास फाइनल फॉर्मूला हो गया. तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए. इसके बाद में हम जो चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के, कि हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जैसे कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आपको. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सॉल्यूशन ऑफ 20% शुगर. तो इस सॉल्यूशन को हम एक्सप्लेन करें, मीन्स इसका मतलब है इट means that this solution contain 20 gram solute and 80 gram H2O. मतलब इसके अंदर 20 ग्राम तो जो है हमारा सोल्यूट कौन है? शुगर. और जो बाकी बचा है वो क्या है? हमारा पानी. तो 80 ग्राम जो है इसके अंदर क्या है? वाटर है, दैट इज नोन एज पानी. और 20 ग्राम इसके अंदर जो है हमारा वो है. तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं. कल जैसे क्वेश्चन दिया था मैंने, ऐसे कुछ 20% में उसमें मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना था. तो उसमें आप लोगों को 20 ग्राम तो आपका सोल्यूट हो जाएगा, जो भी मैंने दिया था NaCl KCl, और 80 ग्राम जो है इसका पानी हो जाएगा. तो हमारे पास में इनके वेट आ गए. इनसे अपन इनसे मोल निकाल लेंगे, मोल से मोलरिटी और मोलर फ्रैक्शन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है. दूसरे प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा?
दूसरे प्रकार का मास परसेंट वाला क्वेश्चन ये आएगा। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 20% शुगर, सॉल्यूशन को इस प्रकार से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं कि हमारा मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास परसेंट इक्वल टू होता है मास परसेंट इज टू अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, तो हमारा मास परसेंट जो दिया गया है कितना दिया है, 20% दिया गया है। कितना दिया है, 20%। तो आप मास परसेंट की जगह क्या रखोगे, 20% यहाँ लिख दोगे 20। ठीक है, और हमारा जो वाटर का परसेंट कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, ओके, हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जगह जो निकालना है वो यहाँ रख दो, हमारे पास सोल्यूट है उसका यहाँ रख दो, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना रख दो, 80। इसी प्रकार मास परसेंट आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखते हैं अपन a solution contain 10% ग्लूकोज। एक सॉल्यूशन के पास में 10% ग्लूकोज है, 10% क्या है, ग्लूकोज है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट, तो 10% 100 में से प्रेजेंट है, तो सोल्यूट का अमाउंट कितना हो गया इसके अंदर, सोल्यूट बराबर 10 ग्राम एंड सॉल्वेंट बराबर जो है हमारा 90 ग्राम हो गया है। ठीक है, अब आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो 10/10 प्लस 90 इंटू 100, तो देखो आपका मास परसेंट भी 10% ही आना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया 10/100 इंटू 100 से 100, तो आपका आंसर कितना आ गया, 10% आपका मास परसेंट आ गया। तो आप लोग इस प्रकार से मास परसेंट के क्वेश्चन करेंगे। सबसे इजी यूनिट है ये कंसंट्रेशन यूनिट की। अच्छा, मास परसेंट हम तब यूज करते हैं जब हमारा सोल्यूट का अमाउंट मतलब हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मास परसेंट unit is used when the solution is highly concentrated। जब हमारा सॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो, उस कंडीशन के अंदर जो है मास परसेंट यूज करते हैं। तो ये हमारा मोल्स की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो मोल्स की एप्लीकेशन जो है हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम जो है नेक्स्ट चलते हैं, हम अगला जो टॉपिक है हमारे पास में इसी चैप्टर का, वो है फॉर्मूला। केमिस्ट्री में ये वर्ड हमको लगता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो गया। तो हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला की डेफिनेशन आनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास में वो स्ट्रक्चर्स होती है। फॉर्मूला जो होता है ग्रुप होता है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे, फॉर्मूला इज द ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। हमारे पास में जो एलिमेंट्स है उनका ग्रुप होता है, उनका सिंबल होता है। ठीक है, विच represents that one molecule of substance, जो कि एक मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मूला
also represent the chemical composition of substance। फॉर्मूला जो होता है हमें जो है किसी भी सब्सटेंस है उसका केमिकल कंपोजिशन बताता है कि उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो पहला तो देखो फॉर्मूला इज द ग्रुप ऑफ सिंबल्स ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब जितने भी अपने एलिमेंट है उनके हम सिंबल पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H है, लिथियम का Li है, पोटेशियम का K है। तो उन ऐसे एलिमेंट्स का एक सिंबल होता है जो मॉलिक्यूल में कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है, किसी मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा हमें केमिकल कंपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसके अंदर क्या कंपोजिशन है, वो किन किन से बने होते हैं, क्या क्या उनके अंदर कंपोनेंट है, दैट इज नोन एज फॉर्मूला। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला, यदि आप लोगों से पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मूला, तो आप बताओगे इट इज द ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट विच रिप्रेजेंट द वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। दूसरा फॉर्मूला इज आल्सो रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो ये चीज आप लोग फॉर्मूला के बारे में बताओगे। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ द फॉर्मूला, कि आप फॉर्मूले के टाइप कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आ गया टाइप ऑफ फॉर्मूला, कि हमारे पास में कौन कौन से हैं टाइप जो है फॉर्मूला को एक्सप्लेन है। देखो हम बेसिकली 3 प्रकार के फॉर्मूला पढ़ेंगे। कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं हमारे पास में? 3 फॉर्मूला होते हैं। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और दूसरा जो होता है हमारे पास में वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसके बारे में तो अपन बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और तीसरा हमारे पास में होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहला हमारे पास में होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, दूसरा हमारे पास में होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और तीसरा हमारे पास में जो होता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसके बारे में कुछ मेन जो चीजें हैं हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चा, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट किस रेशो में उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन जो है हमें कौन देता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला देता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ एक बार कि हमारा कोई भी केमिकल कंपाउंड्स है, कोई भी कंपाउंड्स है, उस कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट किस रेशो में एग्जिस्ट होता है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? उसकी इंफॉर्मेशन हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला देता है। तो इसको हम लिख रहे हैं द एम्पेरिकल फॉर्मूला इन्फॉर्म अस about the ratio of elements which are exist in compound। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें यह सूचना देता है, यह इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट किस किस रेशो में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप लोग इसी प्रकार से नोट्स बनाएंगे। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बेंजीन का नाम तो सुना ही होगा 10th क्लास में, बेंजीन। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है।
बेंजीन का फॉर्मूला क्या है C6H6। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे एलिमेंट है जिनसे मिलकर जो होता है हमारा कंपाउंड बना है बेंजीन। तो यहाँ पे इसके संख्या भी कितनी है 6 और हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है 6। यदि हम इनको रेशो देखें तो इनका रेशो हो गया 1:1। कितना हो गया 1:1। तो अब यदि हम इस 1/1 को हम इस प्रकार से लिखें तो यहाँ बेंजीन जो है C और H, तो बेंजीन का आपसे कोई पूछे तो हम कहेंगे बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है C और H, क्योंकि दोनों का रेशो क्या है बराबर है। तो अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं C और H लिख सकते हैं। तो मैं रिपीट एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा बिटा के। द empirical formula of benzene is CH। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है C और H। क्यों लिखा मैंने CH, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर है तो इनका रेशो क्या हो गया 1/1। इसका मतलब कार्बन भी एक और हाइड्रोजन भी एक, तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन ग्लूकोज का। सभी ने ग्लूकोज का एग्जांपल सुना होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। ये किसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का फॉर्मूला है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। अब इधर देखो बच्चों, यदि हम इसको देखें यहाँ ये जो फॉर्मूला है 3 सब्सटेंस से मिलकर बना, 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। तो ये इनके नंबर्स ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम, ये इनके एलिमेंट है। तो अब आप देखोगे इनके रेशो कि इनका रेशो क्या है। तो देखो कार्बन यदि इनको 6 से भाग दे तो 6 × 1 = 6 और ये 6 × 2 = 2 और ये है 6 × 1 = 6। तो 1:2:1 में है। तो अपन इनका इंपेरिकल फॉर्मूला ड्रा करना चाहें, इंपेरिकल फॉर्मूला ड्रा करना चाहें तो कार्बन पे तो कोई नंबर नहीं लगाएगा क्योंकि एक ही है। हाइड्रोजन पे क्या लग जाएगा 2 और ऑक्सीजन पे क्या लग जाएगा 1। तो 1 लगाने की जरूरत होती नहीं है। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो हमारे पास में आ गया वो आ गया क्या CH2O। इट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला है। इसी प्रकार से मैं शुगर का फॉर्मूले का इंपेरिकल फॉर्मूला बनाता हूं। तो क्वेश्चन लिखिए, ये आप लोगों को खुद को करना है। राइट द empirical फॉर्मूला ऑफ शुगर। शुगर का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखो। तो देखो शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11 होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ऐसी कोई संख्या होगी नहीं जिससे हम इनको बराबर भागों में कर लें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, 12, 22 और 11। तो ये लगभग जो है 11 से कट जाएंगे तो लगभग एक रेशो क्या आ जाएगा इनका, रेशो जो आ जाएगा इनका 11 से काटा तो ये लगभग 1 बार ही जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन अपन 1 ही मान लेते हैं। दूसरा 2 और ये 1, तो 1:1 हो गया। तो इसी का भी जनरल फॉर्मूला जो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या जाएगा, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। तो CH2O ही जो है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। इंपेरिकल फॉर्मूला इज द रेशो ऑफ द एलिमेंट। इंपेरिकल फॉर्मूला इज द रेशो ऑफ द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो किस रेशो में किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उसे हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ये हमारी केमिस्ट्री में बहुत कम काम आता है। हमारी केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा काम आता है वो कौन सा काम आता है, मोलिकुलर फॉर्मूला आता है।
तो हम यहाँ पे अब जो है मोलिकुलर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। तो अब नया टॉपिक हमारे पास में क्या हो गया, अगला जो है वो आ गया हमारे पास में मोलिकुलर फॉर्मूला। अगला टॉपिक कौन सा आ गया हमारे पास में, मोलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग आइए, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि किसी कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट कितनी संख्या में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या, उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप एक बार रिपीट कर देता हूं। मोलिकुलर फॉर्मूला इन्फॉर्म अस अबाउट दैट हाउ मेनी एटम्स आर, हाउ मेनी टाइप ऑफ एटम्स आर एग्जिस्ट, हाउ मेनी नंबर्स ए कंपाउंड, दैट इज नोन एज द मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला इन्फॉर्म us that molecular formula inform us that the number of atom of element are exist in compound। अभी मैं देख लूंगा, and also explain type of एलिमेंट, कि कौन कौन से टाइप के एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मोलिकुलर फॉर्मूला देता है। ठीक है, तो आप लोगों के पास में यदि इंपेरिकल फॉर्मूला हो ये, तो आप लोग मोलिकुलर वेट किसी का भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, एक फॉर्मूला होता है मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर एन फैक्टर इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यदि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो आप एन फैक्टर को, ये एन फैक्टर कैसे निकालेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। एन फैक्टर को इंपेरिकल फॉर्मूला से आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो एक हम कैलकुलेशन करते हैं। एन, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ द एन, कैलकुलेशन ऑफ द एन, कि भाई एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एन बराबर होता है मोलिकुलर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास करके हम एन की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एन का मान जब आप निकालोगे तो जैसे सपोज करो हमें बेंजीन का एन की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए बेंजीन की वैल्यू निकालनी है, C6H6। बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला अभी अपन ने निकाला था, इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता था वो आपका CH है। तो इसका यदि आप मोलिकुलर मास निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 72। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 72, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो बेंजीन का मोलिकुलर मास कितना आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला मास 78 आ गया, और इसका जो हमारे पास में कितना हो गया, 13। ठीक है, तो एन बराबर मोलिकुलर फॉर्मूला मास ऑफ बेंजीन कितना हो गया, 78। ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया, 13। तो 17 को करने पर एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे बेंजीन के लिए, एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6। तो अब बताइए, अब हम उस फॉर्मूले का यूज कर लें जो कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इधर देखिए उस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, पर इसमें एक बार इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, हमारे पास है
मोलिकुलर फॉर्मूला इजकल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला अपन को n का मान कितना रखते हैं बेंजीन के लिए 6, और बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है CH। तो बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला आपके पास में जो आ जाएगा वो आएगा C6H6। क्या आ जाएगा? तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इक्वल टू C6H6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग दूसरा एक और डिस्कस कर लेते हैं अपन इसी चक्कर से कि कैलकुलेट इसी फॉर्मूले का यूज अपन जो है ग्लूकोज के लिए और कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज मोलिकुलर मास जो होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो यहाँ देखिए 72 प्लस 12, और इसको आप 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 3 और 96 आ जाएगा, और इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास में मोलिकुलर फॉर्मूला कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, और ग्लूकोज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो है वो कितना होगा? ग्लूकोज का फिर अपन ने पढ़ा था CH2O आया था एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये तो हो गया देखो बच्चों 12, और ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 16। तो आप देखो 16 और 2 18, 18 और 12 कितने होते हैं? 30 होते हैं। तो 30 में आप लोग किसका आपको क्या निकालना है? n निकालना है। तो आपके पास में क्या आ गया? ये फॉर्मूला आ गया, तो हम लोग n निकालेंगे। इसका ये वैल्यू तो कितनी आ गई 180, और ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 30 आ गई। अब हमें निकालनी वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? n बराबर मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो n बराबर क्या? मोलिकुलर मास कितना आया था 180 आ गया, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया इसका 30। तो 30 से किससे हट गया? तो n बराबर कितना आ गया? n बराबर कितना आ गया 6। n बराबर जब 6 आ गया तो हम इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप? देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज बराबर n का मान 6 आ गया, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O होता है। तो इसको गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा C6H12O6 जो है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ है कि मोलिकुलर फॉर्मूला कुछ अलग से कुछ इंफॉर्मेशन देता है, तो हमको इसको देखते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, मोलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला gives following information about chemical substance। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मोलिकुलर, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में इंपेरिकल फॉर्मूला का ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास में किसका है? हमारे पास में ज्यादा एप्लीकेशन जो होता है वो है हमारे पास में मोलिकुलर फॉर्मूला का है। ठीक है, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इट गिव्स द एलिमेंट
प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन कौन से एलिमेंट जो है प्रेजेंट है। जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि CH C6H6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि ग्लूकोज जो होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो बताइए ये इन्फॉर्मेशन आपको मोलिकुलर फॉर्मूला से मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। ये इन्फॉर्मेशन तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला से मिल रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? बोथ इंपेरिकल एज वेल एज मोलिकुलर फॉर्मूला देता है। लेकिन हमारे लिए तो मोलिकुलर ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास में वो है नंबर ऑफ एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट इन द केमिकल सब्सटेंस। नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट exist in केमिकल सब्सटेंस कि कौन कितने किस एलिमेंट के कितने कितने जो है हमारे पास में एटम प्रेजेंट है। एग्जांपल के लिए हम बात करें C6H12O6 ग्लूकोज है। तो इसमें नंबर टाइप एलिमेंट कौन कौन से हैं? एलिमेंट हैं इसके अंदर, एक तो है हमारे पास में कार्बन, एक हमारे पास में हाइड्रोजन और एक हमारे पास में एन। इनके कितने कितने एटम हैं? कार्बन के एटम है हमारे पास में 6, हाइड्रोजन के एटम है हमारे पास में 12 और ऑक्सीजन के एटम है हमारे पास में 6। तो हमें ये क्या इंफॉर्मेशन देता है कि भाई किसी भी एलिमेंट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये में से क्या क्या प्रेजेंट है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? इसकी इंफॉर्मेशन हमें जो है हमारा केमिकल मोलिकुलर फॉर्मूला देता है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो हमें क्या देता है? थर्ड एप्लीकेशन देता है मास रेशो ऑफ द एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट है मास रेशो ऑफ द एलिमेंट। मास रेशो ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मास रेशो ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है। कैसे हमें मास रेशो का मालूम पड़ता है? देखो इधर, जैसे हमारे बात करते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं। तो अब इसका मास रेशो निकालना है। तो मास रेशो से हमें इनका एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया? 12। और इसी प्रकार से तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 16, लेकिन हमारे पास में यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, 32 हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा? मास रेशो। और मास रेशो को हम जैसे सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो 4 से भाग दे दो, 4 × 12 और 4 × 8 = 32। तो इसका मास रेशो जो है हमारे पास में क्या आ गया बच्चों? इसका मास रेशो हमारे पास में जो है 3/2 हो गया। ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मास रेशो का, जो कि RPSC अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था, कैलकुलेट द मास रेशो ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड का मास रेशो कैलकुलेट करो। तो मास रेशो मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 × 12 तो इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया? 24। और सल्फर का कितना हो गया? 16 × 32 हो गया। तो अब इसको आप लोग किससे काट दो? 8 से कट जाएगा, ये 8 × 3 = 24 और 8 × 4 = 34। तो मैग्नीशियम सल्फाइड का मास रेशो जो हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। ठीक है। इसी के बाद में मैं आप लोगों को जो है मास रेशो निकालने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कैलकुलेट द मास रेशो ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। तो देखो इधर 23 होता है इसका सोडियम का, 1 का, 2 के कितने हो जाएंगे? 56। और ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है? 16। तो अब इनको काट लीजिए, तो ये कट जाएंगे 28 और 4 कट जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो गया 4 और कट जाएंगे। तो इसका मास रेशो कितना आ गया? 7/2 आ गया। मास रेशो कितना आ गया? तो आप लोगों को मास रेशो निकालना आ गया होगा। ठीक है।
मोलिकुलर फॉर्मूला का 3 एप्लीकेशन लिखा दिए अपन ने। पहला तो हमको ये बताता है कि इसका कौन कौन से एटम प्रेजेंट है इसके अंदर, दूसरा होता है एटम की संख्या बताता है, तीसरा अपन को मास रेशियो बताता है, नेक्स्ट जो हमें बताता है वो बता रहा है मोलिकुलर मास ऑफ द सन। ठीक है, तो फोर्थ एप्लीकेशन है मोलिकुलर फॉर्मूला की, फोर्थ एप्लीकेशन है मोलिकुलर फॉर्मूला इन्फॉर्म अस अबाउट द मोलिकुलर मास। ये अपन कर चुके हैं इसलिए कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे C6H6 है, ये मोलिकुलर मास, मोलिकुलर फॉर्मूला है किसका, बेंजीन का। तो आप इससे मोलिकुलर मास निकाल सकते हो नहीं, 72 + 6 = 78 निकाल सकते हो। तो बिल्कुल ये मोलिकुलर मास में हमें हेल्प करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ द रिटर्न बिफोर द फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट पांचवी एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन है पांचवी, द नंबर which are represented before the molecular formula explain that how many number of मोलिक्यूल्स कि उस मोलिक्यूल्स के नंबर कितने हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, ये देता है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है आपके पास में 2 CO2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 CO2 लिखा हुआ है आपके सामने, तो आपको समझ में आएगा इसको क्या लिखोगे, देयर इज 2 molecule ऑफ CO2, मतलब CO2 के हमारे पास में 2 मोलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास में जो है और लास्ट और थर्ड जो है हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ। ठीक है, पहला हमने इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ा, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला पढ़ा, अब इसके बाद में हम जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, क्या होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला inform us about the structure of the molecule। हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है हमें उसके स्ट्रक्चर को बताता है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का होता है, तो इसमें ये इसका कैसा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन ली है कि नाइट्रोजन इज कंबाइंड विथ हाइड्रोजन एटम बाय सिंगल बॉन्ड। कि नाइट्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन से 3 सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देयर इज 3 सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट इन अमोनिया। कि अमोनिया में 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये सिंगल बॉन्ड है तो वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से इंफॉर्मेशन मिलते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ज़्यादातर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में काम आते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से हमें ये मालूम पड़ जाएगा उसकी शेप कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये सब चीज़ें मालूम पड़ जाएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनाने हैं, तो इसको और डिटेल से हम डिटेल करेंगे। अभी अपन को बस केवल यही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं हेडिंग लगा रहा हूँ आपके सामने,
परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड नया टॉपिक है हमारा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कि हमारा कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, 3-4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है वो कंपाउंड। तो उस कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कंपोजिशन क्या है, वो उसका परसेंट क्या है, दैट इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इन ए केमिकल कंपाउंड, ठीक है, केमिकल कंपाउंड, द परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास में कंपाउंड है सोडियम ऑक्साइड, तो इसमें इस कंपाउंड में व्हाट इज द परसेंट ऑफ सोडियम एंड दूसरा व्हाट इज द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास में जो है परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है कि हर एक एलिमेंट का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। अब हम कैसे निकालते हैं उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आप एक बार देखो। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, कि परसेंटेज कंपोजिशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एंड टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास, ये मोलिकुलर मास है, ये मोलिकुलर मास, टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 4 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। यदि हम मोलिकुलर मास ऑफ एलिमेंट इज कंसिडर एज ए x and total mass of element is considered by m। तो हमारे पास में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला हो गया x/m × 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं इनके न्यूमेरिकल सॉल्व। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज composition of calcium nitrate, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट का आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बच्चों, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है
और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ये आप लोगों को मैंने चार्ज लिखवाए थे, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है N, ठीक है। तो हम यदि इसका मोलिकुलर मास निकालें तो कैसे निकालेंगे, हमारे पहले पास कैल्शियम का तो आपको अब इसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो क्या परसेंटेज कंपोजिशन किसका हो जाएगा, कैल्शियम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, और इस प्रकार से हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक मास को सम करके इसका हम वो निकाल लेते हैं। तो देखो कैल्शियम का मोलिकुलर मास कितना हो गया, 40 हो गया। और ये जो हमारे पास नाइट्रोजन का जो है कितना, 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि संख्या कितनी है, टोटल 2 है। तो नाइट्रोजन का हमारे पास में कितना हो गया, 14, ठीक है। और जो ठीक है, एक काम करो, इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो इसको करो 14 × 2 कर दो। कितना कर दो, 14 × 2। क्यों किया, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 का एटॉमिक मास होता है 14 और 2 का कितना हो जाएगा 14 × 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 3 तो ये, लेकिन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 6। तो ये हमारे पास में ऑक्सीजन का हो गया। तो 40 + 28 और 96, तब इनको हम जोड़ देंगे तो देखो बच्चों आप लोगों के पास में क्या आंसर आएगा। मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे 40, 28 और 96, 8 और 6 14, 14 का 14 आगे लगी 1, 4 और 2 6, 15 और 1 16, 164 हमारे पास में जो है इसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा। एक बार देख लीजिए आप लोग मैंने कैसे किया। कैल्शियम सिंगल है तो उसका हमने 20 × 40 होता है एटॉमिक मास, उसका हमने रख लिया। अब नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो एटॉमिक मास कितने हो जाएंगे 14। लेकिन यहाँ पे इसके अब टोटल होल स्क्वायर लिखा है तो हमने 14 × 2 कर दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 8 होता है तो एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक 16, तो 16 है 48, लेकिन इसके 2 लगा हुआ है, इसका मतलब कितने हो गए 3 दूनी 6 हो गए, तो 16 का नहीं 96, तो 164 हो गया। तो हमारे पास में मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट कितना हो गया। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सबसे पहले हम परसेंट ऑफ कैल्शियम निकालते हैं। तो परसेंट ऑफ कैल्शियम आप कैसे निकालोगे, एक्स मतलब मास ऑफ एलिमेंट कितना है 40, ठीक है, और टोटल मोलिकुलर मास कितना है 164 × 100। तो आपके पास में आंसर जो आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो काट लीजिए, इसको कट जाएगा ये, तो कट के आपके पास में आंसर जो आएगा वो 24% आएगा। कितना आएगा 24%। इसके बाद में परसेंट ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का कितना है इसके अंदर 28/164 × 100, तो ये आपके पास में आ जाएगा काटने पर 17%। और नेक्स्ट है परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे, तो आप अब देखो कोई जरूरत नहीं है तीसरे का निकालने की, या तो आप ऐसे निकाल ही लो कि कितना आ रहा है 96/164 × 100, ऐसे निकाल सकते हो। बाकी एक तरीका और है तीसरे एलिमेंट का, कि हमारे पास में कैल्शियम का और नाइट्रोजन का परसेंट पता है, तो जो बचेगा वो किसका होगा, उसी का होगा। तो हम दूसरा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये करीब आएगा आंसर कितना 59% के करीब आएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, 100% 100 का होता है, जिसमें से 24% हमारा क्या है, 24% हमारा कैल्शियम है और 17% क्या है हमारा नाइट्रोजन है। अब जो रिमेनिंग में आएगा इन दोनों को जोड़कर 100 में से निकालने पर वो हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा बच्चों आज के लिए टॉपिक है। आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ में असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट में आज क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके जो है मास रेशो के क्वेश्चन होंगे और आपके परसेंट कंपोजिशन कंपाउंड के क्वेश्चन होंगे, कुछ एक आध कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। आप उस असाइनमेंट को शाम को तक 5-6 बजे तक आप उसको सबमिट कराएं। धन्यवाद बच्चों।